नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एसी के बारे में पढ़ा था कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। इन वीडियोस में, आगे की वीडियोस में हम लोग जो है एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसका सर्किट कैसा होता है। सर्किट का मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीन एलिमेंट हैं आपके। रेजिस्टेंस ये आपका आर, इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी, इन्हीं को आपस में जोड़ के सीरीज में, पैरेलल में ऐसे जोड़ेंगे और वोल्टेज अप्लाई करेंगे। कौन सा? एसी। तो वही क्या कहलाता है? हमारा एसी सर्किट कहलाता है। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर ये जो कंडक्टेंस है, ससेप्टेंस है, इम्पिडेंस है, एडमिटेंस है, ये सारी चीज़ें अभी आपको थोड़ा तब समझ में आएंगी जब हम इसके नीचे के जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसी सर्किट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसी सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअल रहेगा और वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा। तो ये हमारा क्या है? एसी सर्किट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्योर रेजिस्टेंस आपको बना के दिखाया गया है। तो प्योर रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया गया है। वोल्टेज सोर्स साइनसोइडल है, इसलिए वी एम साइन ओमेगा टी। आप ध्यान रखिएगा, जो साइन वेव होती है V इज इक्वल टू हमेशा वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारी जो है स्टैंडर्ड साइन वेव है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। अब इसी साइन वेव को बहुत सारे और भी तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वी एम साइन 0 डिग्री प्लस जे टाइम्स वी एम साइन 0 डिग्री। अब ये जे टाइम्स क्या है? ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो है आपका, आपने पढ़ा होगा ना, रियल एक्सिस, रियल टर्म और आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग यहाँ पे प्लस जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे जो है अगर नेगेटिव रियल एक्सिस है तो इमेजिनरी एक्सिस है तो उसको हम लोग माइनस जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं कि साइन वेव को अगर हम रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर भी ये टर्म यहाँ इन्होंने लिखा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखें, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़ते क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वी एम एंगल 0 डिग्री। अगर ऐसे लिखा होता 10 दिस 30 डिग्री, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 एंगल 30 डिग्री। तो हम साइन वेव को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। हम यहाँ पे मान सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर? वी एम एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो लिख सकते हैं, यानी कि, और इसको हम अगर जनरलाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको अगर हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? वी एम एंगल फाइव। तो देखिए वी एम की जगह पे यहाँ पर भी वी एम ही है, और फाइव की जगह पे क्या है? 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? वी एम एंगल 0 डिग्री। और इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एम साइन कॉस फाई प्लस जे टाइम्स वी एम साइन फाई। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि तीन टर्म हो जाते हैं आपके। एक आपका साइनसोइडल टर्म, उसी को हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वी एम साइन ओमेगा टी आपका साइनसोइडल टर्म हो गया, वी एम एंगल 0 डिग्री आपका पोलर फॉर्म हो गया, और जो ये लिखा गया है रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अगर हमें यहाँ पे I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो V की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन R, यानी कि वी एम अपॉन R साइन ओमेगा टी। और इसको हम लोग लिख ही सकते हैं, आप देख ही रहे हो क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं वी एम एंगल 0 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी।
तो अब हमारे पास देखिए ध्यान से, तो v का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, और I का एक्सप्रेशन क्या है, Im साइन ओमेगा टी। तो ये दो टर्म आपको मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि दोनों में एक तरफ से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो एंगल है वो क्या है आपका 0 डिग्री है, और यहाँ पर भी एंगल है वो भी क्या है आपका 0 डिग्री है। तो इसलिए ये जो है वो फेजर डायग्राम बनाया गया है। तो फेजर डायग्राम क्या करता है, फेजर डायग्राम कोई भी दो या दो से ज़्यादा साइनसोइडल वेव हैं उनको एक लाइन से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मैं यहाँ पे अलग से भी बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस ले लिया गया है v को, और जिसको भी रेफरेंस लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे डाल दिया जाएगा, और वो एंगल 0 डिग्री पर है इसलिए उसको भी 0 डिग्री पे बनाया गया। अगर ये 2 डिग्री पर होता तो हम उसको 2 डिग्री पे बनाते, 10 पे होता तो 10 पे बनाते। जैसे मैं यहाँ और नीचे या यहाँ इस तरह बना दे रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री होता तो हम यहाँ पर ऐसे बनाते v को, ये कितना एंगल हो जाता 10 डिग्री, और यहाँ पे आ जाता v। लेकिन ये 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पर ही बनाएंगे v को। फिर उसके बाद I की बात करें तो I इज इक्वल टू देखिए तो Im साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है, तो ये भी 0 डिग्री पर ही है, ये भी 0 डिग्री, यानी कि दोनों जो हैं वो x एक्सिस पर ही आएंगे। तो इसलिए दूसरे वाले को भी हम क्या करेंगे, इसी के ठीक ऊपर ही बनाएंगे। देखिए थोड़ा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, और ये आपका बन गया I। तो ये हो गया v और ये I। अब यहाँ पे दिमाग में आ सकता है कि ये लंबाई छोटी बड़ी कैसे हो गई, तो I की वैल्यू Im के बराबर होगी। यहाँ पे I की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Im के, और यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Vm के। तो आप देखिए, तो Im की जो वैल्यू Vm अपॉन R है ना, ये क्या है आपका, ये है Vm अपॉन R। तो डेफिनेटली R की वैल्यू अगर मान लीजिए 5 है तो Vm अपॉन 5 करेंगे तो Vm से छोटा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको छोटा दिखाया गया, यानी कि हमें जब भी फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमें लेंथ का भी ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में, किसके केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में V और I के बीच का एंगल कितना होता है। तो हम यहाँ पे दिख रहा है V और I के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि V और I के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पर भी दिखाया गया है 0 डिग्री है। ठीक है। और यहाँ पे पावर फैक्टर का मतलब होता है कॉस फाई। ये आगे जो है और वीडियोस में डिटेल में आएगा। तो कोई भी आपको पावर फैक्टर जब भी निकालना होगा किसी भी सर्किट का, तो V और I के बीच के एंगल का अगर कॉस ले लेंगे तो वही आपका पावर फैक्टर होगा। और यहाँ पे V और I के बीच के एंगल का कॉस एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 करोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो वो यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पर हमको एक तरफ से देखें तो मोटे मोटे दो तीन चीजें पता चली हैं। तो पहली क्या है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। आई का एक्सप्रेशन भी कितना आया है, आई एम साइन ओमेगा टी। और जब दोनों के बीच का क्या दिख रहा है हमें, एंगल 0 डिग्री है, तो इसलिए फेजर डायग्राम भी हमने उसी के अनुसार ही बनाया। और पावर फैक्टर कितना आ जाएगा आपका 1, और पाई यानी कि जो पावर फैक्टर एंगल है वो 0 डिग्री होगा। अब ऐसे ही अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो ये एक था प्योर रेजिस्टेंस। और प्योर रेजिस्टेंस का क्या मतलब था, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस। प्योर इंडक्टेंस की जब बात की जाएगी तो उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे सर्किट बना है, आर लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, एल। तो प्योर इंडक्टेंस का मतलब हुआ एक एल होगा और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा होगा जिसमें V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर भी हमारा मोटिव क्या है, यहाँ भी हमारा मोटिव वही है, I की वैल्यू निकालना। तो V की वैल्यू देखिए वी एम साइन ओमेगा टी है, वो मान लिया गया, इसको पोलर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर लिया गया है। अब उसके बाद अगर हम I की बात करें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। लेकिन यहाँ पे R तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेल जो L है इसका हम लोग निकालते हैं रिएक्टेंस। क्या होता है आपका, रिएक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा X से। और इंडक्टर का रिएक्टेंस है इसलिए इसको XL कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, XL। ये इसमें जो है आपको बुक में शुरुआत में ये यहाँ पे बताएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आपको XL मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, XL की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है, और XL के साथ हमेशा जो है प्लस j इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके नहीं है, अदरवाइज इन सभी चीज़ों को प्रूव
किया जा सकता है कि वैल्यूज जो है वो कहाँ से आपको मिल रही हैं। तो आप बस अभी आपके लेवल पे इतना है, आप ऐसे समझें कि एक्सएल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्सएल की जो वैल्यू होती है ओमेगा एल, लेकिन इंडक्टर है इसलिए यहाँ पे लगेगा प्लस जे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस जे लगाया गया। तो इसको अगर आप पोलर फॉर्म में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको आ जाएगा ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री। ये कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सपोज करिए ए प्लस जे भी आपके पास है, तो इसका अगर आप ये किस में रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, पोलर में चेंज करना है तो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एंगल कितना होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरीके से करके जो है हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, जो ये चेंज किया गया है ये वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस आई की वैल्यू v अपॉन एक्सएल निकाला जाएगा और v अपॉन एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, यहाँ पे रख दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, आई टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल और एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल -90 कैसे आ गया, तो ध्यान रखना है जब भी कोई भी दो एंगल θ1 इंटू θ2 होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो एंगल जुड़ जाते हैं θ1 प्लस θ2। और अगर एंगल डिवाइड हो रहे होंगे यानी कि θ1 डिवाइडेड बाई θ2, तो आपका क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। यानी कि जब ये एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए θ1 की जगह पर है कितना 0 और θ2 की जगह पे कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है -90 डिग्री। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, -90 लगा है। तो इसलिए ये वोल्टेज बनाया गया है, तो इससे 90 डिग्री पीछे जो है बनाया गया है करंट को, और ये 90 डिग्री पे दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पे से समझ में आ रहा है, आगे से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और पावर फैक्टर अगर आपसे कोई पूछे तो cos 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और ये जो फिगर बनाया गया है ये ओमेगा वर्सेस एक्सएल बनाया गया। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये दिखाया गया। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि V और I के बीच के एंगल 90 डिग्री, और इसमें I जो है वो लैग करता है, I जो है वो पीछे चलता है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर जो है I का एक्सप्रेशन भी लिखा गया है। कैसे लिखा गया है आप देखिए, आपके पास V का एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो I की वैल्यू हमको अब पता चल चुकी है कि 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे चल रहा है, यहाँ पे +0 डिग्री है, तो 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो हम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे आई एम की जो वैल्यू है वो अभी आपने यहाँ निकाली है, वी एम अपन ओमेगा, तो वी एम अपन ओमेगा की जगह पे हमने आई एम लिख लिया है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया है, प्योर इंडक्टर का केस है। अब ऐसे ही प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर होगा और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपका लगा होगा। अब कैपेसिटर में एक्सी की जो वैल्यू होती है 1/ωc होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कैपेसिटर के साथ हमेशा जो वैल्यू लगाई जाती है वो क्या लगती है, -j। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -j/ωc। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इंडक्टर के साथ हमेशा +j और कैपेसिटर के साथ हमेशा -j। फॉर्मूला होता है 1/ωc। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ -j आ गया, तो यहाँ पे एंगल भी कितना आ जाएगा, 1/, ये हो गई वैल्यू 1/ωc और एंगल आ जाएगा -90 डिग्री, जो कि यहाँ पर भी लिखा गया है। अब वैसे ही आप करंट निकालोगे तो करंट क्या होगा, V/XC। तो V की वैल्यू Vm एंगल 0 डिग्री और XC की वैल्यू 1/ωc इंटू -90 डिग्री। तो अब -90 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए एक्सप्रेशन मिल गया V इंटू ωc। ये ωc 1/ωc ऊपर जाएगा तो ωc हो जाएगा, तो V इंटू ωc और एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, +90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो वोल्टेज से आगे चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको बना लिया है आगे की तरफ 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हो गई,
90 डिग्री, और यहाँ पे अगेन पावर फैक्टर अगर आपसे कोई पूछे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। अब इसके बाद अगर ये कर्व बनाया गया एक्सी वर्सेस ओमेगा के बीच में, तो एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा से, यानी कि जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। वही दिखाया गया, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर सीखा कि प्योर कैपेसिटर के केस में हमारा जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है, वोल्टेज से आगे चलता है, और पावर फैक्टर कितना होता है आपका cos फाई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, cos फाई, यानी cos फाई की वैल्यू 90 तो cos 90 0 होता है, तो 0 होगा। और हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो लीड कर रही है। तो अगर हम इसी को एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए जैसे v इज इक्वल टू क्या है आपका, Vm साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू क्या होगा आपका, Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि प्लस में 90 डिग्री है, और Im की वैल्यू आप देख रहे हो कि ये है आपका Im। तो इस तरीके से आपको तीन चीज़ें समझ में आई, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। अब हम लोग जो है ऊपर चलते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, ये टर्म्स जो लिखे हुए हैं वो आपको अब समझ में आसानी से आएंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि दो चीज़ें बेसिकली हैं। एक है आपका R यानी कि रेजिस्टेंस, और दूसरी जो है X वो क्या है आपका रिएक्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि R प्लस माइनस जे एक्स, प्लस माइनस इसलिए लिखा है हमने क्योंकि कैपेसिटर के लिए आपका होता है माइनस का जे एक्स सी, और इंडक्टर के लिए जे एक्स एल, वो भी प्लस का। तो इसलिए प्लस माइनस जे इंटू एक्स, एक्स पे वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो इंडक्टर है या कैपेसिटर है, उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस होगा। अब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब आपस में जोड़ोगे तो डेफिनेटली एक नई चीज समझ में आनी चाहिए, नया बन के आना चाहिए, और इसी को कहा जाता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, IMPEDANC, इम्पीडेंस। तो यही है यहाँ पर आपको बताया गया कि इम्पीडेंस, और इसकी भी जो यूनिट होती है वो ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रिएक्टेंस की भी यूनिट होती है ओम। तो ओम और ओम जुड़ेगा तो डेफिनेटली आपको ओम ही मिलेगा, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। और अगर हम इसी का 1 ले लें यानी कि रेसिप्रोकल ले लें तो उसी को कहा जाता है एडमिटेंस। क्या कहते हैं, एडमिटेंस, और इसको जो है वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है 1/Z। तो 1/Z का मतलब 1/ओम, तो इसी को क्या हम कह सकते हैं कि ओम इनवर्स। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स, या महो भी वर्ड यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, थोड़ा और ऊपर आते हैं, कंडक्टेंस। तो अगर कोई रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी ये बात की थी, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसको अगर हम उसका 1 ले लें तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास है कोई रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब एक्स है, तो इसका अगर 1 ले लोगे तो उसी को कहा जाता है ससेप्टेंस। ठीक है, और उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इनकी यूनिट क्या होगी, महो होगी। ठीक है, या ओम इनवर्स होगी। तो ये आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, और इंडक्टेंस आपका मिला, कंडक्टेंस मिला, ससेप्टेंस मिला, एडमिटेंस मिला और इम्पीडेंस मिला। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। अगली वीडियोस में हम लोग इसके आगे और भी डिस्कस करेंगे, RL सर्किट के बारे में, RC सर्किट, RLC सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।